नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको बायो के अंतर्गत हमने आपको 5 क्लासेस आपको पढ़ाई जा चुकी हैं। तो आज इस बायो में हम आपके पास छठी क्लास लेकर आए हैं। तो हमने पिछले क्लासेस में हमने आपको ग्रंथि के बारे में हमने आपको बताया था। मतलब कि ग्रंथियाँ कितनी मतलब जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है मतलब कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। लेकिन हम आपको थोड़ा सा एक बता दें कि एक होती है मिक्स ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड होती है। क्योंकि हमने आपको वहाँ पे बताया था मतलब कि अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथियों में हमने कुछ ग्रंथियाँ ऐसी भी बताई थी जो मतलब कि बहिःस्रावी में भी आती थी और अंतःस्रावी में भी आती थी। तो आपको यही बस देखना है कि ये मिक्स ग्लैंड कौन सी होती है। इसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। तो ये मिश्रित ग्रंथियों में हमारी 3 ग्रंथियां आती हैं। एक तो हमारा हो गया यकृत हो गया, दूसरा पैनक्रियाज हो गया, क्या हो गया? पैनक्रियाज हो गया, और तीसरा जो हो गया वो गोनैड्स हो गया, जिसको जनन ग्रंथियां कहा जाता है। जनन ग्रंथियां, गोनैड्स। क्या हो गया? ये गोनैड्स हो गया। तो ये 3 ग्रंथियां जो हमारी आती हैं किस में आती हैं? मिश्रित ग्रंथि में आती हैं। अब देखिए जो यकृत हो गया, पैनक्रियाज, ये आप लोग जानते थे, संभवतः आप लोग जानते होंगे। लेकिन जो जनन ग्रंथियां हैं ये भी मतलब कि इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन मतलब कि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों में आती है। तो इसलिए हम इसको भी क्या कह सकते हैं? मिश्रित ग्रंथि कह लेते हैं। ये जो है 1% के आसपास किस में आती है? ये बहिःस्रावी में आती है। हमने आपको इसको किस में बताया था? अंतःस्रावी में बताया था। लेकिन 1% के आसपास यह किस में आती है? या बहिःस्रावी ग्रंथि में आती है। तो ये आपका ग्रंथि के बारे में परिचय हो गया। तो हमने आपको पिछले ही क्लास में आपको बताया था कि हम नेक्स्ट क्लास में इन ग्रंथियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं। तो हमारी जो पहली ग्लैंड होगी, हम जो पहली ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, हमारी पहली ग्लैंड क्या होगी? पिनियल बॉडी। ये हमारी पहली ग्लैंड कौन सी होगी? पिनियल बॉडी, जिसे पिनियल काय कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पिनियल काय कहा जाता है। तो हमने पिनियल बॉडी के बारे में कुछ वहीं पर हमने आपको बता दिया था। जैसे ये सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, ये सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। कहने का मतलब कि यह सबसे छोटी ग्रंथि है। अब आपको आपके मतलब दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि सबसे जो छोटी ग्रंथि तो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। लेकिन नहीं, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? ये पिनियल बॉडी होती है। देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है वो ही अक्सर क्वेश्चन में जो अक्सर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें ऑप्शन क्या होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि ही होती है। तो इसीलिए वहाँ पर क्या किया जाता है कि क्लासेस में भी पिट्यूटरी ग्रंथि ही पढ़ाया जाता है। अभी तक ये मतलब कि ऑप्शन में अभी तक ये नहीं मिला कि पिनियल बॉडी किसी ऑप्शन में रहा हो। तो इसीलिए ज़्यादातर क्या पढ़ाते हैं कि पिट्यूटरी ग्रंथि को ही सबसे छोटी ग्रंथि बता देते हैं। क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है आप लोग सुने होंगे वो मटर के दाने के आकार की होती है। लेकिन ये जो पिनियल बॉडी होती है या किसके आकार की होती है? चावल के दाने के आकार की होती है। तो इसका जो लोकेशन है, पूछा जाता है कि जो पिनियल बॉडी है उसका लोकेशन कहाँ पर है? तो इसका लोकेशन कहाँ पर है? लोकेशन का मतलब ये शरीर के किस हिस्से में पाई जाती है? तो ये ब्रेन में पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है? हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जो हमारी पिनियल बॉडी है इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वह एपिफाइसिस होता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एपिफाइसिस होता है। तो यहाँ से आपका कितना क्वेश्चन क्लियर हुआ? ये सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, सबसे छोटी ग्रंथि है। इसका लोकेशन कहाँ पर होता है? तो हमारे मस्तिष्क में होता है। कहने का मतलब ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है?
फाइसिस होता है। अब देखिए एक पॉइंट यहाँ पर और आप देख लीजिए, इसे थर्ड आई कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे थर्ड आई कहा जाता है। कहने का मतलब यह हमारे शरीर की तीसरी आंख कहलाती है। अब आप लोग समझ रहे हो कि तीसरी आंख मतलब यहाँ पर होती होगी, मतलब ये कब खुलती होगी? हमको गुस्सा आता होगा, क्रोध आता हो तो क्या है, हमारी आंखें मतलब ये खुल जाती होगी। तो ऐसा नहीं है, ये जो है सीसीटीवी कैमरे की तरह काम करती है। जैसे कि आप कभी किसी मतलब मॉल में गए हो तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, और वहाँ पर कहीं कहीं तो लिखा होता है कि आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में हैं, लेकिन कहीं कहीं लिखा होता है कि आप तीसरी आंख के दायरे में हैं, तीसरी आंख के नज़र में हैं। तो कहने का मतलब कि आपको अक्सर मतलब दिखाई तो नहीं देता कैमरा कहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन आप मतलब कि कैमरे की निगरानी में होते हैं। तो ये इसलिए इसको तीसरी आंख कहा जाता है, और इसे बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है। बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है, जैविक घड़ी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? जैविक घड़ी भी कहा जाता है। तो ये इसके कितने पॉइंट हो गए? मतलब कि हमने 4-5 पॉइंट यहाँ से बता दिया। तो अब आइए देखते हैं यहाँ से जो स्रावित होने वाला हार्मोन है, मतलब कि पीनियल बॉडी से जो हार्मोन स्रावित होता है वह कौन कौन सा होता है। तो आपका जो पहला हार्मोन होगा मेलेटोनिन होगा, और दूसरा सीरोटोनिन होगा, सीरोटोनिन। ये यहाँ से इसके दो हार्मोन स्रावित होते हैं। अब देखिए जो मेलेटोनिन है यह 97% के आसपास श्रवण होता है, और यह कितना होता है? 3% के आसपास श्रवण होता है। अब देखिए यहाँ पे हमने 97% क्यों लिखा, 3% क्यों लिखा? कहने का मतलब ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि कितने परसेंट मेलेटोनिन श्रवण होता है, कितने परसेंट सेरोटोनिन श्रवण होता है। तो यहाँ पर हमने इसलिए लिख दिया कि आपको पता रहे कि हाँ कौन सा हार्मोन, मतलब कि जो पीनियल बॉडी है, पीनियल बॉडी से होने वाले हार्मोन्स में किसका श्रवण ज़्यादा होता है। तो परसेंटेज लिखने का मतलब है कि आपका मतलब यहाँ से डाउट क्लियर हो जाएगा। आप मतलब आपको रटना नहीं होगी हाँ मतलब मेलेटोनिन ज़्यादा श्रवण होगा कि सेरोटोनिन ज़्यादा श्रवण होगा। तो कौन सा श्रवण ज़्यादा होगा? मेलेटोनिन ज़्यादा श्रवण होगा। तो ये देखो जो मेलेटोनिन है वास्तव में इसका कार्य क्या होता है। ये मेलेटोनिन का जो कार्य होता है यह हमारे बॉडी कंट्रोल यह हमारे जो जैविक धुन होती है, जैविक धुन को यह क्या करता है? नियंत्रित करता है। यह हमारी जैविक धुन को क्या करता है? नियंत्रित करता है। और दूसरी चीज जो हमारी निद्रा होती है, मतलब कि जो हमारी निद्रा होती है वह हमारी निद्रा को भी नियंत्रित करता है। यह हमारी निद्रा को भी क्या करता है? नियंत्रित करता है। अब देखिए हमें नींद कब आती है? हमें नींद कब आती है? तो हम जब मतलब कि हम जब अंधेरे में जाते हैं तो हमें मतलब कि नींद सताना स्टार्ट कर देती है। जैसे आप मतलब आप लोग भी के साथ मतलब ऐसा होता होगा, मतलब जब आप रात को सोते हैं तो क्या करते हैं, मतलब बल्ब वगैरह बुझा लेते हैं ताकि आपको आसानी से नींद आ जाए। तो यह निद्रा हमने बताया कि यह निद्रा के लिए जिम्मेदार होता है, और निद्रा हमें कब आती है? अंधकार में, मतलब जब अंधेरा हो। तो इसलिए इसको एक नाम से और जाना जाता है, अंधकार का हार्मोन कहा जाता है। अंधकार का हार्मोन, इसे क्या कहा जाता है? अंधकार का हार्मोन कहा जाता है। अब देखिए यहाँ से एक पॉइंट आप समझ लीजिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पे आपको बताया कि इसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है, इसे जैविक घड़ी कहा जाता है, इसे थर्ड आई ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है। अब देखिए जो हमने कहा कि यहाँ पे ये जैविक धुन को क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो ये जो जैविक धुन को नियंत्रित करता है, तो यहाँ से कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारी डेली की एक्टिविटीज होती हैं, जो हमारी डेली की क्रियाकलाप होती हैं, यह उन्हीं को क्या करता है? यह उन्हीं को नियंत्रित करता है। अब यह उन्हीं को नियंत्रित करने का मतलब ये है कि हमारी क्या है? ये बायोलॉजिकल क्लॉक है। मतलब जैसे हमको मतलब कि शाम को मतलब हमको कितने बजे खाना खाना है, या कितने सुबह हमको कितने बजे उठना है, कितने बजे हमें कॉलेज जाना है, या कितने बजे हमें कोचिंग जाना है। तो ये सब मतलब कि देखने का कार्य कौन करता है?
यही मतलब हमारी पीनियल बॉडी करती है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, थर्ड आई कहा जाता है। कहने का मतलब यह देखता, मतलब यह जो थर्ड आई है, पीनियल बॉडी है, यही देखती है कि मतलब समय देखती है कि हाँ आपके मतलब कि खाने का समय हो गया है, आपके उठने का समय हो गया है, आपके मतलब कहीं घूमने टहलने का समय हो गया है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, थर्ड आई कहा जाता है। और यही मतलब कि यह हमारे मतलब कि जो हमारा डेली का टाइम टेबल है, जो हमारा डेली का रूटीन है, वह भी मतलब इसी को हमने बताया कि यह जैविक धुन को नियंत्रित करता है। जैविक धुन का मतलब हमारा टाइम टेबल हो गया, हमारा क्या हो गया, टाइम टेबल हो गया, डेली का रूटीन हो गया। तो यह मतलब कि इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, जैविक घड़ी कहा जाता है। और दूसरी चीज़ हम आपको एक चीज़ और बता दें कि हम कोई भी काम अगर 21 दिनों तक लगातार करते रहें तो क्या होती है, हमारा मतलब कि वो काम करने की आदत पड़ जाती है। जैसे आपको मतलब कि आप कोई रूटीन बना लीजिए कि हमको 10 बजे से हमको डेली पढ़ाई करना है। आप 21 दिन तक 10 बजे से डेली पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें तो आपकी रूटीन बन जाएगी। आप कहीं भी रहेंगे, 10 बजेगा तो ये तुरंत आपकी थर्ड आई देखेगी कि हाँ कितना टाइम हो गया है, 10 बज गया है। ये तुरंत बता देगी जैविक घड़ी, हाँ कि कितना बज गया है, 10 बज गया है और आपको क्या करना है, मतलब कि पढ़ाई करना है। तो मतलब कि आपकी जो मतलब कि ये जैविक धुन है वह क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। वह तुरंत मतलब कहने लगी कि हाँ आपको पढ़ाई करना है। तो ये कितने दिन का होता है, मतलब जो हमारी आदतें होती हैं वो कितने दिन में लगती हैं, वो 21 दिन में लगती हैं। तो ये हमने आपको मेलेटोनिन के अंतर्गत पढ़ा दिया। अब देखिए सेरोटोनिन जो होता है, सेरोटोनिन का कार्य क्या होता है। तो सेरोटोनिन जो होता है इसे फील गुड हार्मोन कहा जाता है, फील गुड हार्मोन कहा जाता है। कहने का मतलब कि यह अच्छा फील करने वाला हार्मोन होता है। तो ये हमने पीनियल बॉडी के बारे में हमने आपको बताया कि ये मतलब कि इसे यह सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड, सबसे छोटी ग्रंथि, इसका लोकेशन कहाँ पे होता है, ब्रेन में होता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, एपिफाइसिस है। इसे थर्ड आई कहा जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। इसे हमने हार्मोन स्रावित होने वाले हार्मोन बताया, मेलेटोनिन और सेरोटोनिन। तो अब आइए देखते हैं कि मतलब कि ये जो हार्मोन स्रावित होते हैं इनसे मतलब कि डिसीज क्या होती हैं। क्योंकि हम इसी के साथ साथ मतलब इससे संबंधित डिसीज भी पढ़ते चलें तो हमें क्या होगी, आसानी होगी। तो आइए देख लेते हैं डिसीज या रोग, मतलब कि इनके हार्मोन से हमें होने वाले रोग क्या होते हैं। अब देखिए हमने आपको बताया था मेलेटोनिन और सेरोटोनिन, तो मतलब कि उसमें सबसे ज़्यादा श्रवण किसका होता था, मेलेटोनिन का श्रवण ज़्यादा होता था। तो हमें जो डिसीज होगा वह मेलेटोनिन से ही संबंधित होगा। और दूसरी बात एग्जाम में आपका जल्दी से मेलेटोनिन नहीं पूछेगा, सीधा पूछ लेगा कि पीनियल बॉडी से स्रावित होने वाले हार्मोन से हमें कौन सा डिसीज होता है। तो यहाँ पे देखिए दो कंडीशन बनेंगी, एक अतिश्रवण, एक अल्प श्रवण। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाइपोसेक्रेशन। हाइपोसेक्रेशन कहने का मतलब कि अल्प श्रवण। दूसरा क्या हो जाएगा, हाइपर सेक्रेशन, अति श्रवण। अति श्रवण का मतलब कि ज्यादा स्रावित होने वाले। तो यहां देखिए हाइपोसेक्रेशन हमने आपको बताया, हाइपोसेक्रेशन। अब यहां से भी हमने बताया कि ये हमारी निद्रा को कंट्रोल करता है, कौन, मेलेटोनिन। तो कहने का मतलब जो हमारा मेलेटोनिन है, हमारा जो मेलेटोनिन है, अगर इसका श्रवण ज्यादा हुआ तो हमें निद्रा क्या आएगी, हमें निद्रा भी ज्यादा आएगी। अगर इसका श्रवण क्या हुआ, इसका श्रवण क्या हुआ तो हमें निद्रा क्या आएगी, हमें निद्रा क्या आएगी, कम आएगी। तो अगर हमें निद्रा कम आ रही है तो इसी को किस डिसीज के नाम से जाना जाता है, इंसोम्निया के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, इंसोम्निया के नाम से जाना जाता है, जिसे अनिद्रा की बीमारी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है,
अनिद्रा की बीमारी कहा जाता है। अब यहाँ से देख लीजिए, अगर इसका श्रवण अधिक हुआ, कहने का मतलब कि मेलेटोनिन का श्रवण क्या हुआ, अधिक हो जाएगा। जैसे हमको ये चीज़ें, मतलब ये जो चीज़ें हमने निद्रा अधिक बता दी, हमको इसको इसमें बताना चाहिए था। मतलब कि मेलेटोनिन का श्रवण अधिक हुआ तो हमें क्या आएगी, निद्रा अधिक आएगी। अब जब हमें निद्रा अधिक आएगी तो हमारा शरीर क्या होगा, मतलब कि हमारे शरीर का जो मतलब फुर्तीपन है वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि हमारा जो बॉडी क्लॉक है, हमारी जो जैविक धुन है वो क्या हो जाएगी, अब नॉर्मल हो जाएगी। कहने का मतलब कि असामान्य जैविक धुन हमारी क्या हो जाएगी, बॉडी क्लॉक जो होगी वो अब नॉर्मल हो जाएगी। और दूसरी बात, हमारे अंदर गुस्सा, क्रोध, ये सब लक्षण क्या होंगे, मतलब कि तेजी से उभरने लगेंगे। तो कहने का मतलब कि हमारा जो डेली का रूटीन है, जो हमारा डेली का टाइम टेबल है, जो मेलेटोनिन ने बनाया था एक सामान्य श्रवण के दौरान, जो हमारा डेली का टाइम टेबल है, वह क्या हो जाएगा, वह एबनॉर्मल हो जाएगा। कहने का मतलब कि वह समाप्त हो जाएगा। तो ये हमने आपको पिनियल बॉडी के अंतर्गत हमने आपको ये बताया। तो आइए नेक्स्ट ग्लैंड देखते हैं, जो हमारी अगली ग्लैंड होगी वह होगी थायराइड। तो आप लोगों को पता ही होगा कि हमने थायराइड के बारे में आपको बताया था कि थायराइड का लोकेशन कहाँ पर होता है। तो थायराइड जो होती है वह हमारे गले में पाई जाती है। इसका शेप कैसा होता है ये भी आपको बताया गया था। इसका शेप जो होता है एच के आकार का होता है या बटरफ्लाई शेप होता है थायराइड। दूसरी ग्लैंड कौन सी होगी, ये थायराइड होगी। तो यहां से तो पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं पर बनेगा, तो इसका लोकेशन कहां पर होता है, इसका लोकेशन कहां पर हो जाएगा, थ्रॉट, हमारे गले में इसका लोकेशन हो जाएगा। और हमने आपको बताया था कि ये किस शेप में होता है, ये बटरफ्लाई शेप या एच आकार का होता है। इसका शेप आकार कैसा होता है, इसका आकार कैसा होता है, तो हमने आपको इसको बताया था ये एच आकार का होता है, ये बटरफ्लाई शेप का होता है। तो इसको क्या कह सकते हैं, बटरफ्लाई शेप या एच आकार का, इसे बटरफ्लाई शेप या एच आकार का कहा जाता है। और तीसरी बात, इसका हमने बताया कि लोकेशन कहाँ पर होता है, थ्रॉट में होता है, गले में होता है। तो कहने का मतलब ये जो हमारे गले में, मतलब कि ये जो उभरा हुआ सा भाग होता है, ये इसी को कहा जाता है। तो इसे एडम्स एप्पल भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, एडम्स एप्पल भी कहा जाता है, एडम्स एप्पल भी कहा जाता है। तो ये इतने सारे फैक्ट इसके क्या किसके हो गए, ये हमारे थायराइड ग्लैंड्स के इतने सारे फैक्ट्स हो गए हैं। तो अब आइए देखते हैं इससे जो हार्मोन्स का श्रवण होता है वो कौन कौन से होते हैं। इससे जो श्रवण होने वाले हार्मोन होते हैं, इससे भी दो हार्मोन का श्रवण होता है। एक तो होता है थायरॉक्सिन, एक क्या होता है थायरॉक्सिन, और दूसरा क्या होता है कैल्सीटोनिन। क्या होता है कैल्सीटोनिन। तो देखिए ये भी मतलब पूछा जाता है कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड से उससे जो हार्मोन का श्रवण होता है उसमें सबसे ज़्यादा किसका योगदान होता है, थायरॉक्सिन का योगदान होता है, कैल्सीटोनिन का योगदान होता है। जो थायरॉक्सिन होता है वह 98% के आसपास होता है, और जो हमारा कैल्सीटोनिन होता है वह 2% के आसपास होता है। तो कहने का मतलब कि ये
आपको कंफर्म हो गया कि मतलब कि सबसे ज़्यादा श्रवण किसका होता है, थायरॉक्सिन का होता है कि कैल्सीटोनिन का होता है। तो ये थायरॉक्सिन होता है, थायरॉक्सिन का वास्तव में कार्य क्या होता है, तो यह हमारे जो मेटाबॉलिज्म होती है, हमारी जो उपापचयी क्रियाएं होती है उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। कहने का मतलब कि उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करना। अब क्वेश्चन ये बनता है कि उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं। उपापचयी क्रियाओं का मतलब कि हमारे शरीर में वे सभी जैविक क्रियाएं जो हमें मतलब कि जीवित रखने के लिए जिम्मेदार होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उपापचयी क्रियाएं कहा जाता है। कहने का मतलब कि जैसे हमारा हो गया श्वसन, हो गया पाचन, हो गया उत्सर्जन, हो गया, ये सभी क्रियाएं किस में आ जाएंगी, उपापचयी क्रियाओं में आ जाएगी। तो कहने का मतलब जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है वह किसको कंट्रोल करता है, वह हमारे उपापचयी क्रियाओं को या श्वसन, पाचन और उत्सर्जन संबंधी क्रियाओं को क्या करता है, यह कंट्रोल करता है। और जो कैल्सीटोनिन है, देखिए जो कैल्सीटोनिन है इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है थायरोकैल्सीटोनिन। थायरोकैल्सीटोनिन ये पूछा जाता है कि जो कैल्सीटोनिन हार्मोन होता है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो थायरोकैल्सीटोनिन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए थायरोकैल्सीटोनिन का यहाँ पे लगा हुआ है कैल्सी। अब पूछता है मतलब ये क्वेश्चन बनता है कि कैल्सी का मतलब क्या होता है, तो कैल्सी का मतलब क्या होता है, कैल्शियम होता है। कहने का मतलब कि कैल्सीटोनिन में क्या होता है, मतलब कि कैल्शियम होता है, क्योंकि कैल्सी का मतलब ही क्या होता है, कैल्शियम होता है। अब इसका कार्य क्या होता है, ये हमारे ब्लड से बोन में कैल्शियम को पहुंचाने का कार्य कौन करता है, यही कैल्सीटोनिन हार्मोन करता है। कैल्सीटोनिन हार्मोन करता है। कहने का मतलब कि हम जो भी चीज़ें मतलब कि खाते पीते हैं वह डाइजेशन होता है, डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद उसमें से जो मतलब कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें से एक क्या होता है, कैल्शियम भी होता है। तो वो जो कैल्शियम होता है मतलब कि डाइजेस्ट होने के बाद, भोजन डाइजेस्ट होने के बाद कैल्शियम हमारे ब्लड में क्या होता है, घुल जाता है। ब्लड में घुलने के बाद ही हमारे पूरी बॉडी में क्या करता है, यह पहुंचता है, क्योंकि ब्लड जो होता है हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है। तो इसी ब्लड से ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, कौन, कैल्सीटोनिन एब्जॉर्ब करता है। तो ये कैल्सीटोनिन जो है ब्लड से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके किसको प्रदान करता है, यह बोन को प्रदान करता है। तो कहने का मतलब कि हमारे बोन में क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। अब बोन में कैल्शियम पाया जाता है तो यहाँ से क्वेश्चन एक ये भी बनता है कि कैल्शियम का कार्य क्या होता है। जब हमारे बोन में कैल्शियम पाया जाता है तो कैल्शियम का कार्य क्या होता है, तो यह हमारे बोन को दृढ़ता प्रदान करता है, कठोरता। यह हमारे बोन को क्या करता है, यह कठोरता प्रदान करता है। तो ये यहाँ से दो प्रकार के निकलने वाले हार्मोन्स हो गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम यहाँ से मतलब कि पढ़ेंगे इसके मतलब कि थायराइड से जो हार्मोन स्रावित होते हैं उसके डिसीज के बारे में। तो यहाँ पे जो डिसीज होता है वह भी मतलब कि दो प्रकार का होता है। कहने का मतलब कि जो यहाँ से थायराइड से निकलने वाला जो हार्मोन्स होगा उसका श्रवण यदि अधिक हो मतलब कि उसको क्या कहा जाएगा, हाइपोथायरिडिज्म, मतलब कि अल्प श्रवण। अल्प श्रवण कहने का मतलब कि अल्प श्रवण हो गया और अतिश्रवण हो गया। अल्प श्रवण और अतिश्रवण। अब यहाँ से देखिए हमने आपको यहाँ बताया था कि थायरॉक्सिन और कैल्सीटोनिन, थायरॉक्सिन का परसेंटेज कितना था 98% और कैल्सीटोनिन का परसेंटेज कितना था 2%। तो यहाँ से मतलब कि मोस्टली जो क्वेश्चन बनेगा वो यहाँ से थायरॉक्सिन के ही बारे में बनेगा। तो देखिए यहाँ से मतलब पहला हार्मोन कौन सा था, थायरॉक्सिन था।
तो हमने वहाँ पे थायरॉक्सिन के बारे में बताया था कि यह हमारी जैविक क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है। हमने जैविक क्रियाओं में आपको श्वसन, पाचन, उत्सर्जन जैसी संबंधित मतलब कि वहाँ पे क्रियाएं बताई थी। तो कहने का मतलब कि अगर ये हमारा मतलब कि थायरॉक्सिन का स्राव कम होने लगे, देखिए हाइपो का मतलब ही होता है कम और हाइपर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो कहने का मतलब कि थायरॉक्सिन का स्राव यदि कम होने लगे तो जो हमारा पाचन है वह भी क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। अगर हमारा पाचन कम होने लगेगा तो हम जो भी चीज़ें मतलब कि खाएंगे पिएंगे वह ठीक से क्या होगा, पचेगा नहीं, वह हमारे पेट में ही क्या होगा, वह भरा रहेगा। तो इस तरीके से जो हमारे जब मतलब जो हमारा भोजन ठीक से पचेगा ही नहीं तो हमारे शरीर में क्या हो जाएगी, अचानक शरीर में वृद्धि होने लगेगी और हमारे शरीर में सूजन आने लगेगी, शरीर में सूजन आने लगेगी। तो ये अब बताइए रोग हैं कि लक्षण हैं, मतलब कि अगर थायरॉक्सिन कम हुआ तो पाचन भी कम हो जाएगा, पाचन कम हुआ तो हमारे शरीर के वजन में वृद्धि, वजन में वृद्धि होने लगेगी और दूसरी चीज़ शरीर में सूजन आने लगेगी। तो हमने आपसे पूछा कि ये मतलब जो है ये रोग है कि लक्षण है, तो ये क्या कहलाएगा, ये लक्षण कहलाएगा। अब अगर ये लक्षण है तो रोग क्या होगा, तो रोग जो होता है उसे कहा जाता है मिक्सीडीमा कहा जाता है, इसे मिक्सीडीमा का रोग कहा जाता है। अब मिक्सीडीमा रोग पूछा जाता है कि यह मतलब कि किस में होता है, यह बच्चों में होता है कि वयस्कों में होता है, तो यह वयस्क में होता है। मिक्सीडीमा रोग किस में होता है, यह वयस्कों में होता है। और दूसरा रोग हो जाएगा हमारा क्रिटिनिज्म हो जाएगा, दूसरा रोग क्या होगा, क्रिटिनिज्म होगा। तो क्रिटिनिज्म किस में होगा, यह बच्चों में होगा। यह जो रोग होगा किस में होगा, ये बच्चों में होगा। अब देखिए क्रिटिनिज्म जो होता है वास्तव में मतलब कि यह होता कैसा है, मतलब जो क्रिटिनिज्म रोग होगा यह जो मतलब कि जो बच्चा पैदा होगा उसका जो दिमाग होगा वह विकसित नहीं होगा, मतलब कि अविकसित ब्रेन, अविकसित ब्रेन वाला बच्चा होता है, उसे क्या कहा जाता है, क्रिटिनिज्म कहा जाता है। तो ये यहाँ से मतलब कि हमने यहाँ से दो बीमारियाँ बताई, मिक्सीडीमा और क्रिटिनिज्म। मिक्सीडीमा किस में होता है, वयस्क में होता है, और क्रिटिनिज्म किस में होता है, यह बच्चों में होता है। इसी क्रिटिनिज्म को ही जड़ मानवता कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, जड़ मानवता कहा जाता है। अब देखिए यहाँ से हाइपर का मतलब क्या हुआ, अति। कहने का मतलब कि अगर थायरॉक्सिन जो है, अगर थायरॉक्सिन का श्रवण क्या हो जाए, फास्ट हो जाए, तो जो हमारा डाइजेशन है, पाचन है, यह भी क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। हमारा डाइजेशन भी क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। जब हमारा डाइजेशन फास्ट हो जाएगा तो हम जो भी चीज़ें खाएंगे वह क्या हो जाएगा, जल्दी पचेगा कि धीमे पचेगा, तो क्या हो जाएगा, वह जल्दी पचेगा। कहने का मतलब जब भोजन जल्दी पचने लगेगा तो हमारे शरीर मतलब जो हमारा शरीर है वो मतलब कि असंतुलित होने लगेगा। हम जो भी चीज़ें खाएंगे वह सीधा सब जल्दी से पच के क्या हो जाएगा, वह मतलब कि बाहर हो जाएगा, उत्सर्जन तंत्र के द्वारा वह बाहर कर दिया जाएगा। तो हमारा वेट क्या होगा, हमारा जो वजन होगा वह हमारा वजन क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो ये जो है इसके क्या है, ये हमारा वजन कम हुआ, ये भी इसके लक्षण हो गए। हमारी जो आंखें हैं, आंखें मेंढक की तरह हो जाएंगी। आंखें कैसी हो जाएंगी, आंखें मेंढक की तरह हो जाएंगी, या आंखें बाहर निकली हुई प्रतीत होंगी। कैसी होंगी, आंखें बाहर निकली हुई प्रतीत होंगी। तो ये देखिए ये सब क्या है, ये इसके
लक्षण हैं, ये इसके क्या हैं, लक्षण हैं। तो पूछा जाता है कि अगर थायरॉक्सिन का श्रवण अधिक होने लगे तो इससे होने वाला रोग क्या होगा। तो हमने आपको लक्षण बता दिया। तो यहाँ से रोग जो होता है इसे, इस रोग को ग्रेव्स सिंड्रोम कहा जाता है। ग्रेव्स सिंड्रोम कहा जाता है या सिंड्रोम का रोग कहा जाता है। इसे कौन सा रोग कहा जाता है, सिंड्रोम का रोग कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने आपको दो ग्रंथियाँ बता दी हैं, एक पिनियल बॉडी बताया, दूसरा थायराइड बताया। तो अब उसमें हमने की पिनियल बॉडी और थायराइड को यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया। और जो नेक्स्ट क्लास होगी, मतलब अगली ग्रंथियाँ जो होंगी वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो ये हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये आप कि कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमें ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को जो इस चैनल पे जो अभी नए हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी जो वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।